Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll start with the last chapter of Pedagogy of Social Science. Before that, I would like to remind you that Prep Classes Academy is soon starting its OTET and CTET coaching in the center itself. The detail is on the screen. You can contact the given number. Evaluation in Learning Social Science. पहला है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन एक ऐसा वर्ड है जो वैल्यू से आया है, जिसका मतलब है वर्थ या इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग. तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने अपने एग्जाम में या फिर अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट में कुछ इंप्रूव किया है या नहीं, वो हमें पता चलता है इवैल्यूएशन से. तो की एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन में आता है पहला सिस्टमैटिक प्रोसेस. यानी इवैल्यूएशन जो होता है वो एक रैंडम एक्टिविटी नहीं होता है, वो प्लान्ड वे में चलता है. हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या टूल्स हमें यूज करने हैं वो देखते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं. तो इसलिए ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. सिस्टमैटिक के बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये वन टाइम नहीं होता है, इसका कुछ एक ड्यूरेशन होता है जिसमें हम लोग फॉर्मेटिव और समेटिव, हमने जैसे पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, और ये एक ऐसा चीज होता है जो कंटिन्यूसली बच्चों के पढ़ाई के कोर्स में चलता रहता है. कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर मतलब ये सिर्फ एकेडमिक वैल्यू नहीं देखता है, बच्चों का सोशल बिहेवियर, मोरल वैल्यू, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर बोला जाता है. देन वी हैव डिसीजन ओरिएंटेड. यानी इसका एक डिसीजन ओरिएंटेड का मेन मतलब हो गया, द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन इज टू हेल्प टीचर्स एंड लर्नर्स टू मेक डिसीजन. किस टाइप के डिसीजन? जब इवैल्यूएट करा जाता है तब पता चलता है कि बच्चों का कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो दे आर फर्दर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट क्लास. इन केस इट डज नॉट हैपन, तब हमें ये देखना होता है कि हमें किस चीज़ में चेंज लाना है, बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट में या टीचर के टीचिंग मेथड में, किस सिस्टम में हमें चेंज करना है, वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है. जजमेंट ऑफ वर्क. इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट, अबाउट क्वालिटी, वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस एक लर्नर का, एक स्टूडेंट का, कि हमने कैसे पढ़ाया, टीचर्स ने सही पढ़ाया है या नहीं, उस जजमेंट को हमें पास करने पे हेल्प करता है. देन वी हैव पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन. इसका पर्पस क्या होता है? इसका सबसे मेन पर्पस है कि हाउ मच लर्निंग हैज टेकन प्लेस इन द स्टूडेंट्स लाइफ. देन टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड का भी वो इफेक्टिवनेस बताता है, और टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक प्रोवाइड करता है. टीचर्स को अबाउट देयर टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट्स को अबाउट देयर असेसमेंट एंड अबाउट देयर रिजल्ट. टू गाइड लर्नर्स टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ. ऑफकोर्स जब टीचर्स को उनका मेथड सही है या नहीं पता चलेगा तो परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि मेथड में टीचर्स अकॉर्डिंगली चेंजेस लाते हैं. टू हेल्प इन करिकुलम इंप्रूवमेंट एंड एजुकेशनल प्लानिंग. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सपोज ए टीचर टीचर्स अ लेसन ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो एंड ऑफ द सेशन में टीचर क्विज ले सकता है, जिसमें वो मेजरमेंट ऑफ नॉलेज यानी बच्चों का नॉलेज देख सकता है कि जो उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को समझ आया है या नहीं. फिर ऑब्जर्व ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी से वो ये देखेंगे बच्चों ने इसमें असेसमेंट में टीम वर्क सीखा या नहीं. एंड कंडक्ट अ डिस्कशन ऑन सोल्यूशन, जिसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड देख सकते हैं. By analyzing all these information, the teacher can judge how far student understood the concept. तो इससे सिर्फ उनको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा या कितना लर्न किया, उससे ये भी पता चलेगा कि बच्चों के पढ़ाई के बाद, बच्चों के उस टॉपिक के कंप्लीशन के बाद उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आया या नहीं, टीम वर्क आया या नहीं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं. तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन. देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन. जैसा हमने इससे पहले भी वही डिस्कस किया, द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर असेस्ड. मतलब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं, हमें इवैल्यूएशन से पता चलता है. तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है. देन वी हैव इवैल्यूएशन लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन कौन देता है? टीचर्स देते हैं. टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, फिर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं. फिर उसके बाद जब इवैल्यूएट किया जाता है, बच्चों के वीकनेसेस अगर निकलते हैं, तो पहले टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि वीकनेस किस वजह से है. बच्चों का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या टीचिंग वे जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और वो जानने के बाद अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस में टीचर्स इंप्रूवमेंट लाते हैं, एंड दैट इंप्रूवमेंट लीड्स टू फर्दर इंप्रूवमेंट. एंड फिर सारे फीडबैक लूप होल्स निकाल के टीचर्स उसमें मॉडिफाई लाते हैं. फिर वी हैव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव फॉर लर्निंग एंड अचीवमेंट. यानी when students know they are being evaluated, they become more motivated to learn. जब उन्हें पता चलता है कि उनको इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो फिर जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और ज़्यादा मोटिवेशन रखते हैं, और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छा करें और हमारा इवैल्यूएशन पॉजिटिव आए.
देन वी हैव इवैल्यूएशन फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। कैसे? इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच स्टूडेंट, उनकी एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनका स्ट्रेंथ एंड उनका वीकनेस। तो टीचर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड देम। तो गाइड करने में टीचर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तब हो सकते हैं जब उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस सही से होता है। जैसे क्या सूटेबल सब्जेक्ट उनको सिलेक्ट करना है, फ्यूचर एजुकेशन क्या होना चाहिए, वोकेशनल पाथ क्या होना चाहिए, एंड उनके लर्निंग डिफिकल्टीज को वो कैसे दूर करेंगे, इवन वो भी इवैल्यूएशन की मदद से टीचर्स उनको गाइड कर सकते हैं। Evaluation keeps the parents and school authorities informed about the progress of the pupil. Of course, we know that after the exams completion, हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो रिजल्ट जो डिक्लेयर करते हैं वो भी इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। पूरे साल इवैल्यूएट करने के बाद थ्रू फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन जब उनका रिजल्ट निकलता है तो वो स्कूल अथॉरिटीज को और पेरेंट्स को दोनों के ही बच्चों के इम्प्रूवमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं और उनके रिजल्ट के बारे में पेरेंट्स को और स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है। तो दैट इज वाई इवैल्यूएशन क्या करता है? इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। इवैल्यूएशन प्रोसेस। The process of evaluation can be explained as a cyclic process. तो evaluation process जो होता है वो एक cyclic मतलब continuous, cyclic मतलब जो गोल गोल चलता है, तो वो cyclic होता है मतलब वो continuous process होता है जो कभी stop नहीं होता। उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, देन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देन इवैल्यूएशन टेक्निक। पहला है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम और गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है? जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना है एंड ऑफ द ईयर में, वैसे ही स्कूल का ऑब्जेक्टिव या फिर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है वो एक टीचर डिसाइड करता है। जैसे मैं अगर बच्चों को पॉवर्टी एंड पोल्यूशन के बारे में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हो कि कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर के बाद बच्चों को सिर्फ ये ना समझ आए कि हाँ पॉवर्टी का मीनिंग ये है, उसके टाइप्स ये हैं। मैं चाहूंगी कि बच्चों को उसका मेन रीजन पता चले, उसको कैसे सॉल्व करना है उनको वो पता चले, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले थ्रू फील्ड वर्क। तो वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला मेन कंपोनेंट है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट एंड ऑफ द सेशन में या एंड ऑफ द चैप्टर में क्या सीखेगा। फिर आता है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या होता है? दीज आर एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या आ जाता है? हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि हमारा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल या विजन है, उसको अचीव करने में बच्चों को हम जो एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो आ जाता है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस में। एग्जाम्पल जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, फील्ड ट्रिप जैसे मैंने आपको बताया वो हो गया, एंड प्रोजेक्ट्स हो गए। Then we come to evaluation technique. These are the methods and tools used to measure the extent to which students have achieved the objective. पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर बच्चों को उस पाथ पे लेकर गए किस तरीके से उनको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फाइनली लास्ट में हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन टेक्निक, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो बच्चों ने सीखा या नहीं। और वो कैसे हम लोग करते हैं? थ्रू रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए। इन सब टेक्निक से हम बच्चों ने कितना इफेक्टिवली लर्न किया है वो पता करते हैं। डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन होता क्या है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। द टीचर डिफाइंस व्हाट द स्टूडेंट शुड लर्न बाय द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया लास्ट में बच्चे क्या सीखते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव हमें पहले सेट करना है। एग्जाम्पल जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे पोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया गया कि उनका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हर बच्चा कॉन्सेप्ट जो है पोल्यूशन का वो समझे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सिर्फ बुक में नहीं, इवन जब वो बाहर घूमने जाएंगे तभी भी वो इस चीज को नोटिस कर सकेंगे कि हमने जो पढ़ा था वो एक्चुअल में हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है या नहीं। तो दैट इज देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड स्टेप है स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दैट शो लर्निंग। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब स्टूडेंट बाहर जाके ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में नॉइज पोल्यूशन बहुत है, इस पर्टिकुलर एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हुआ है। सिर्फ बुकिश लर्निंग या फिर सिर्फ रोट लर्निंग नहीं हुआ है, सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, उसने समझा है और फिर उसके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हुआ है। मतलब वो समझ पा रहा है कि उसके आसपास पोल्यूशन है या नहीं। प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। तो जैसे फील्ड ट्रिप ले गए बच्चों को, एक
प्लांट में ले गए, किसी कंपनी में ले गए, तो फैक्ट्रीज में ले गए, तो वहां जाके बच्चे देख पाएंगे कि एक्चुअल में रीजन क्या है हमारे पोल्यूशन का, किस तरीके से पोल्यूशन होता है, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं. देन डिवाइजिंग टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन. टूल्स आर सिलेक्टेड और डेवलप टू एसेस द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, ओरल क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, इन सब की मदद से सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव टूल्स भी यूज करना है और हमें ये देखना है कि इवैल्यूएशन किस तरीके से हमें करना है. देन अप्लाइंग द टूल्स, यानी इन सब टूल्स को फिर बच्चों पे अप्लाई करके ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है. देन अराइविंग एट द रिजल्ट. फाइनली हम लोग एक रिजल्ट में आते हैं और हमें पता चलता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था थ्रू स्कोर्स एंड रिकॉर्ड्स. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. द टीचर इंटरप्रेट्स रिजल्ट टू फाइंड हाउ वेल ऑब्जेक्टिव वर अचीव्ड. ऑब्जेक्टिव को कितने हद तक बच्चों ने सेटिस्फाई किया है, कितने हद तक अचीव किया है, वो जानने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. देन सजेस्टिंग मॉडिफिकेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और रिजल्ट निकलने के बाद जब उन्हें पता चलता है किस चीज में कमी है, उस चीज को ठीक करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फाइनली वो लोग मॉडिफिकेशन लाते हैं. दिस लीड्स टू बेटर प्लानिंग एंड इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट टीचिंग साइकिल. नाउ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन से होते हैं. सबसे पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. इसका पर्पस होता है टू नो द एंट्री बिहेवियर और इनिशियल लेवल ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर टीचिंग बिगिंस. बच्चों का किस तरीके का बिहेवियर है वो जानना, दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. ये कब यूज किया जाता है? जनरली प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन अप्रोप्रिएट ग्रुप और लेवल. जैसे हम लोग बच्चे जब स्कूल में एडमिशन के लिए भी जाते हैं तो उनका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है ये जानने के लिए कि इज दैट स्टूडेंट फिट फॉर द पर्टिकुलर क्लास और नॉट. इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं. देन कम्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? एक रेगुलर इंटरवल्स में जो टेस्ट होते रहते हैं, जैसे क्लास टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, क्विज हो गया, ओरल क्वेश्चनिंग हो गया, ये सब टीचर सिर्फ प्लेवे मेथड में हंसी मजाक में करते हैं. सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको क्लास को इंडल्ज रखना है, इसलिए भी कि वो जानना चाहते हैं कि बच्चों ने ग्रेजुअली क्लास में कुछ सीखा या नहीं सीखा. तो दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उस तरीके से बच्चों का इवैल्यूएट किया जाता है. देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी. डायग्नोस्टिक क्या होता है? हम लोग डॉक्टर्स के पास डायग्नोसिस करने जाते हैं जानने के लिए कि हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि हमारा एक तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है. उसी तरह से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों के लर्निंग डिफिकल्टीज क्यों आ रही है, क्यों वो वीकनेस में की तरफ जा रहे हैं, क्यों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉपिक में वो इतने वीक हैं, उनका फेलियर का रीजन क्या है. तो वो सब देखने के बाद दे आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. उसके हिसाब से फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, चेकलिस्ट बनाना, एरर को एनालाइज करना और फिर फाइनली उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आंसर निकालना. देन समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जो फाइनली हम जैसे फाइनल एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, दैट इज समेटिव, जो कि कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के बाद, कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद लिया जाता है. जैसे एनुअल एग्जाम्स, ये टर्म एंड एग्जाम बोला जाता है, इसको फाइनल प्रोजेक्ट बोला जाता है एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोला जाता है. अब टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है? इसके दो टेक्निक्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में पहला आता है टीचर मेड टेस्ट, यानी दीज आर टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द टीचर टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स. ये वाला टीचर खुद बनाता है टेस्ट बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए. जैसे पहला हो गया ओरल टेस्ट. ओरल टेस्ट में क्या होता है? टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, उसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है और फटाफट थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सप्रेशन स्किल तो बच्चों का इंप्रूव होता ही है और जो वीक होते हैं उनको तुरंत उधर ही रिजल्ट पता चल जाता है. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमर है जब क्लास बहुत ज्यादा बड़ा हो और नर्वसनेस की वजह से काफी बच्चे भूल जाते हैं कि उनको क्या आंसर करना है. देन रिटन टेस्ट, ये भी टीचर्स बनाते हैं. ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ टूल ऑफ इवैल्यूएशन. इसमें बच्चों का रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो कि जैसे ओरल में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं, उसका वन वर्ड आंसर होता है जनरली. रिटन टेस्ट में क्या होता है? ये डेप्थ ऑफ द नॉलेज तक जाता है कि बच्चों को कितने अंदर तक समझ आया चैप्टर, उनका क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग स्किल सब कुछ चेक किया जाता है. इसका डिसएडवांटेज क्या है? करेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड नॉट सुटेबल फॉर असेसिंग लार्ज ग्रुप इफेक्टिवली. एक ही आंसर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने सेम आंसर लिखा हो, सबका लिखने का तरीका अलग होता है, तो टीचर को कौन सा आंसर सबसे ज्यादा रिलायबल लगे वो भी डिफर कर सकता है. तो सेम क्वेश्चन के सेम आंसर में अलग अलग मार्क्स भी मिल सकते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स राइट ब्रीफ एंड प्रिसाइज आंसर्स. एडवांटेज क्या है? प्रिपेयर करने के लिए इजी है, इवैल्यूएट करने के लिए इजी है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड इन स्कोप फॉर क्रिएटिविटी. बच्चों की क्रिएटिविटी हम लोग इसमें चेकिंग नहीं कर सकते.
ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें क्विक एंड इजी टू स्कोर होता है, कवर्स वाइड कंटेंट। देन हाईली रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें आंसर अगर सही है तो सबको सेम मार्क्स मिलता है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस होता है या फिर ट्रू और फॉल्स होता है, मैचिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो इसमें आंसर्स बच्चे डिफरेंट नहीं लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग इसमें सिलेक्ट हम लोग चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कितने बच्चे तुक्का मार के आंसर लिख देते हैं और वो सही हो जाता है, तो हमें नहीं पता चलता कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हुआ है या नहीं। देन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स। जैसे हम लोग, अब हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया, सैट एग्जाम हो गया, वो सब अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं दैट इज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ हाई क्वालिफाइड पीपल। रिलायबल एंड वैलिड होता है, और बायस, स्कोरिंग में बायस नहीं होता है क्योंकि ये करेक्शन भी आउटसाइड होके जाता है। देन लेस फ्लेक्सिबल होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, और इसके लिए टीचर्स जो चाहिए करेक्शन के लिए ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक का सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? एक पेपर में जैसे बहुत सारे रूब्रिक्स होते हैं, बच्चों को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनका रीडिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, उनका नेचर, सब कुछ चेक करके टीचर कंटिन्यूसली उसमें चेकलिस्ट में या तो टिक या तो क्रॉस मेंटेन करते हैं, एंड फाइनली उसको ऑब्जर्व करके एंड ऑफ द सेशन में देखते हैं बच्चों ने कितना इंप्रूव किया है ग्रेजुअली, और इसको कंटिन्यूसली इवेल्युएट किया जाता है। देन वी हैव ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन, रीजनिंग और टीम वर्क बच्चों का बढ़ता है। इसका एडवांटेज होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होता है और सोशल स्किल भी इंप्रूव होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? जो वीक बच्चे या फिर जो स्लो लर्नर्स है वो ओवरशैडो हो जाते हैं एंड डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई रिजल्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्चा जो ज्यादा आंसर दे रहा है, तो बाकियों को भी उसके हेल्प की मदद से मार्क्स या फिर स्कोर ज्यादा मिल सकते हैं, तो इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड प्रॉपरली। एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव नोट्स अबाउट स्टूडेंट्स बिहेवियर, जहाँ पे हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों का किस तरीके का बिहेवियर है, बच्चों के पढ़ाई में कितना इंप्रूव हुआ है क्या नहीं हुआ है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस को पूरा ब्रीफली लिखा जाता है, एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 50 बच्चे अगर हैं, 50 बच्चों के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके लिखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन डेली डायरी, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट रिकॉर्ड डेली एक्टिविटी, अचीवमेंट्स और इंसिडेंट्स। इससे क्या होता है? कंटिन्यूस रिकॉर्ड बना के रखते हैं टीचर्स, तो कंटिन्यूस से लर्निंग एंड बिहेवियर चेक करने में इजी हो जाता है, और कंटिन्यूसली टीचर्स मॉनिटर कर पाते हैं बच्चों को, और रेमेडियल मेजर्स भी इंस्टेंटली दे पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। बीच में अगर टीचर किसी वजह से एब्सेंट हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो वो कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ जाता है और गैप आ जाता है। सोशियोमेट्रिक डिवाइसेस यानी टूल्स यूज्ड टू मेजर सोशल रिलेशनशिप, पीयर प्रेफरेंसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स। इन सबको जब हम लोग उनकी ग्रुप एक्टिविटी को जब हम लोग डायग्नोस करते हैं, दैट इज सोशियोमेट्रिक डिवाइसेस। एडवांटेज क्या है? उनका सोशल स्किल और ग्रुप बिहेवियर पता चलता है। हेल्प्स इन अरेंजिंग ग्रुप फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग करना जरूरी है, वो बनाने में भी, ग्रुप बनाने में भी ईजी हो जाता है। Then we have cumulative record, a comprehensive record of a student's academic performance, behavior, achievement and personal information. ये जो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चों का सिर्फ पढ़ाई का परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उनका बिहेवियर, उनका अचीवमेंट, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ डिटेल में रहता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन बच्चों के बारे में प्रोवाइड करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? वही सेम, नीड्स केयरफुल अपडेशन, अपडेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बल्कि और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है। Now we have qualities of a good test. A good test is one that accurately and fairly measures what it is intended to measure. एक टेस्ट से हम क्या मेजर करना चाहते हैं, अगर एंड में वो चीज मेजर हो सके, हो गया, तो उसका मतलब है जो टेस्ट है इट्स अ गुड क्वालिटी टेस्ट। उसके क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, लेट अस सी। पहला है रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। A reliable test provides और produces similar results, मतलब सिमिलर रिजल्ट देगा। अगर वो बच्चों का अगर वही टेस्ट फिर से लिया जाए तो सही से आंसर दे, तो उनका रिजल्ट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्कोरिंग 80 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट टुडे शुड स्कोर नियरली द सेम इफ रीटेस्टेड नेक्स्ट वीक, अज्यूमिंग नो एडिशनल लर्निंग अकर्स। तो सेम अगर उनका मार्किंग स्कोरिंग ठीक रहे, इसका मतलब बच्चे उस क्वेश्चन को रिलायबल समझते हैं। Importance क्या? helps in making dependable decision about students' performance and they build a confidence among themselves. Then factors affecting reliability क्या है? Length of the test जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है,
क्वेश्चंस की क्लैरिटी में बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होता है, और स्कोरिंग अगर कंसिस्टेंट ना रहे तो पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर इज नॉट रिलायबल. देन वैलिडिटी. Validity refers to extent to which a test measures what it is intended to measure. A valid test ensures that the result reflects the actual knowledge, skill, or behavior of the learner, not irrelevant factors. जैसे कि पहला है कंटेंट रिलायबिलिटी या कंटेंट वैलिडिटी, यानी कवर्स ऑल टॉपिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. कंटेंट उसका ऐसा होना चाहिए कि वो सिलेबस में जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर्स है, उन सबका सारा टॉपिक और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करे. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी बच्चों का इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी चेक कर सके. एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी यानी कोरिलेट्स टेस्ट स्कोर्स विद अदर परफॉर्मेंस मेजर्स. एग्जाम्पल क्या है? अ मैथमेटिक्स टेस्ट शुड मेजर मैथमेटिकल स्किल, ना कि हमें ये देखना है कि उनका राइटिंग कैसा है, उनका ग्रामर कैसा है. हमें मैथ्स में देखना है कि उनका मैथमेटिकल स्किल कैसा है. ऑब्जेक्टिविटी यानी रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ द टेस्ट फ्रॉम पर्सनल बायस. इसमें पर्सनल बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए टीचर्स का. एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंश्योर्स दैट टू टीचर्स इवैल्यूएटिंग द सेम पेपर विल असाइन सिमिलर स्कोर. अगर जैसे मैंने करेक्शन किया, मेरे बाद और एक को टीचर ने करेक्ट किया, तो स्कोरिंग पूरा सेम रहना चाहिए, इसमें बायस नहीं होना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन इवैल्यूएशन. देन प्रैक्टिकेबिलिटी यानी इट रेफर्स टू द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, स्कोरिंग, इंटरप्रेटिंग और टेस्ट. टेस्ट को स्कोर करने में ईजी हो, टेस्ट को इंटरप्रेट करने में ईजी हो, दैट इज प्रैक्टिकेबिलिटी. अ प्रैक्टिकल टेस्ट इज फीजिबल इन रियल क्लासरूम कंडीशन. इट इंक्लूड्स कि उसका टेस्ट का लेंथ टाइम के हिसाब से हो. अगर 3 आवर्स का टेस्ट है तो टेस्ट उस तरीके का बना हो, उसका लेंथ वैसा हो कि 3 आवर्स में बच्चे कंप्लीट कर सके. उसका मटेरियल, उसका कॉस्ट, उसका एफर्ट, एवरीथिंग शुड बी इवैल्यूएटेड. Example, a 500 question essay test may be theoretically good but impractical for a class of 50 students. A short written test or multiple choice test may be more practical. अब 50 बच्चे हैं तो उनका 500 questions वाला essay test ना लेके it's better that we go for a written test, a short written test जो कि आपको correction में, scoring में भी easy होगा. Then discriminating power. Yeah, it refers to a test ability to distinguish between high achieving and low achieving students. क्वेश्चन इस तरीके का बनना चाहिए कि हाई अचीविंग स्टूडेंट्स भी उसको कर सके और लो अचीविंग स्टूडेंट्स भी उसको कर सके, और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन हाई अचीविंग है और कौन लो अचीविंग है. क्वेश्चन दैट एवरीवन आंसर्स करेक्टली और इनकरेक्टली डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. A test question that only the better prepared students can answer correctly has high discriminating power. ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. ज्यादा कब होता है? जब बहुत अच्छे जो हाई स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे मार्क लेके आते हैं क्लास में, अगर सिर्फ वही आंसर दे पाए और स्लो लर्नर्स ना आंसर दे पाए, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. और अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो सब लोग सारे आंसर्स दे सके, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो इट शुड बी बैलेंस्ड प्रॉपर्ली. Scoreability or ease of scoring. Scoreability refers to ease with which the test can be marked and scores can be assigned consistently. टेस्ट जो होता है वो उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि स्कोरिंग सिंपल, क्लियर एंड कंसिस्टेंट हो. इट रिड्यूसेस एरर एंड इंश्योर्स फेयरनेस. जैसे मल्टीपल चॉइस या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैव हाई स्कोरेबिलिटी. ऐसे टाइप क्वेश्चंस में भी हार्डर टू स्कोर ऑब्जेक्टिवली, स्पेशली इफ आंसर्स आर लॉन्गर सब्जेक्टिव. तो हमें क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनाना है कि उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू और फॉल्स भी हो, जो हाई स्कोरेबिलिटी हो, और कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो जो बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग का ये क्वेश्चन इस तरीके का हो कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करें और उसके बारे में सोच समझ के लिखें, और उनको स्कोर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो ताकि वो और ज्यादा सोच के उसके आंसर्स को देने की कोशिश करें. Then we have Scholastic Achievement Test यानी SAT. SAT होता क्या है? It's a type of quantitative evaluation tool used to measure a student's knowledge, understanding and proficiency in a specific subject or school curriculum. It is standardized or teacher-made, focuses on cognitive objectives like remembering, understanding, application and problem solving. SAT is widely used to assess the effectiveness of teaching and learning. तो सैट होता क्या है? स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट. ये क्वांटिटेटिव टूल होता है जो कि ये मेजर करता है कि बच्चों का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा है. अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में बच्चों का सिर्फ नॉलेज नहीं, उनका अंडरस्टैंडिंग और कितने प्रोफिशिएंटली वो उसको सॉल्व करते हैं, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सैट. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट मेजर्स स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम डिराइव फ्रॉम करिकुलम. कंटेंट स्पेसिफिक यानी कवर्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस. एक कंटेंट को वो पर्टिकुलर कंटेंट को ही वो कवर करता है.
स्टैंडर्डाइज्ड इन सम केसेस मतलब कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द क्लास, स्कूल और रीजन फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इसको क्लास के एक ग्रुप ऑफ क्लास के साथ भी सेट ले सकते हैं या फिर पूरे स्कूल का एक साथ सेट ले सकते हैं। सो इट कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो, या फिर इसको इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है। दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और स्कोर्स। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी यानी मस्ट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। एक रिलायबल रिजल्ट उसको निकालना बहुत जरूरी है, एंड मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, यानी उसका वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। एडवांटेजेस क्या होता है, क्लियर पिक्चर देता है स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। टीचर्स को हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। उसके वजह से टीचर डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं, ग्रेडिंग, प्रमोशन या फिर रेमेडियल टीचिंग अगर करना है। देन एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को अक्रॉस द स्कूल या विद इन द स्कूल उसको कंपेयर करने में टीचर्स को हेल्प करता है। एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग टीचिंग मेथड एंड करिकुलम प्लान। प्रिपरेशन ऑफ सैट। अब प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग सैट को, सबसे पहला है प्लानिंग एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ द टेस्ट। यानी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, उसका कंटेंट हमें क्या कवर करना है वो टेस्ट करना है, वो डिसाइड करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें डालने हैं, ऐसे है, शॉर्ट है, लॉन्ग है या ऑब्जेक्टिव है, वो डिसाइड करना है। एंड फाइनली टाइम लिमिट एंड टोटल मार्क्स, ये हमारा आ जाता है प्लानिंग में। सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन, यानी वेटेज क्या देना है हमें ऑब्जेक्टिव को। जैसे हमें साइंस का अगर एग्जाम ले रहे हैं, 30% नॉलेज है, 40% अंडरस्टैंडिंग है और 30% एप्लीकेशन है, तो कितने लेवल के क्वेश्चन कितने परसेंटेज तक देने हैं हमें वो डिसाइड करना है। तो वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। देन वेटेज टू कंटेंट, मतलब कौन से कंटेंट को ज्यादा क्वेश्चन देना, कौन से कंटेंट का कम क्वेश्चन देना है। जैसे हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, एंशियंट हिस्ट्री से हम 30% क्वेश्चन देंगे, मीडिएवल से 40 एंड मॉडर्न से 30। वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, मतलब एसे टाइप कितना देंगे, शॉर्ट कितना देंगे, ऑब्जेक्टिव कितना देंगे। वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल, यानी इजी कितना परसेंट रहेगा, मॉडरेट कितना रहेगा और डिफिकल्टी लेवल कितना रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, उसके बाद आ जाता है हमें ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट होता क्या है, एक रफ स्केच जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमें किस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सैंपल ब्लूप्रिंट टेबल है हमारा सोशल साइंस का 20 मार्क्स का। एंशियंट हिस्ट्री में नॉलेज 4 मार्क्स का है, अंडरस्टैंडिंग 8 का है, एप्लीकेशन 8 का है, एंड देन टोटल मार्क्स दिया हुआ है। एंशियंट में से कितना देना है, मीडिवल से कितना देना है और मॉडर्न से कितना देना है, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू द टेबल। देन वी हैव प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये सब डिसाइड करने के बाद ब्लूप्रिंट की मदद से हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड डिफिकल्टी लेवल। हमें इंश्योर करना है कि वो क्लैरिटी हो और फेयरनेस हो उसमें, और टाइम एलोकेशन प्रॉपर हो। स्टेप 4 में आता है प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, यानी असाइन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का एक मार्क होना चाहिए, वो हमें उसमें दिखाना है। डिटेल स्कोरिंग गाइडलाइन भी बच्चों को देना है। जैसे एस्से आंसर 5 मार्क्स का है, अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट, एमसीक्यू 1 मार्क ईच, उस टाइप से हमें मेंशन करना है। Then we have preparation of question wise analysis. After administrating the test, analyze each question. Difficulty index check करना है हमें कि percentage of student who answered correctly. Then discrimination index हमें check करना है, how well the question differentiates high and low achievers. ये क्या करता है, it helps improve future test and identify problem areas in teaching. Example of question wise analysis आप देख सकते हैं नीचे। नंबर 1 में है करेक्ट परसेंट दिया हुआ, जैसे 80, डिफिकल्टी लेवल इजी था तो उसमें 80% आया, तो डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स दिया हुआ है 0.5 विच इज गुड क्वेश्चन। 40 जहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन लेवल में 0.7 वेल डिस्क्रिमिनेट्स। और अगर 0.3 हो गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि परसेंट सिर्फ 20 आए हैं, तो इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल दिया है सैट का फॉर सोशल साइंस 20 मार्क्स। वेटेजेस ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा, वेट ऑफ कंटेंट कैसे रहेगा, जो हमने अभी डिस्क्राइब किया एक एक करके, उसको टैबुलर फॉर्म में दिया है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इफ यू वांट यू कैन लर्न दिस एंड राइट दिस इन द एग्जाम। तो यहाँ पे वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव है, देन वेटेज ऑफ कंटेंट है, देन वी हैव वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की ऐसे कितने मार्क्स का है, शॉर्ट कितने मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव कितने का, एंड टोटल इज 20। देन वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल की इजी 8 मार्क्स का है, मॉडरेट 8 मार्क्स का, एंड डिफिकल्ट 4 मार्क्स का है। Then this is a sample of scoring key and marking scheme. Here's an example question wise marking scheme integrating all weightages. Total marks यहाँ पे 20 है। यहाँ पे ancient history then modern history, इन दोनों को
किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा, फॉर्म किस टाइप के रहेंगे, जैसे एमसीक्यू रहेगा, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, इजी इतना रहेगा, डिफिकल्ट इतना रहेगा, और फिर मार्क्स कितना कितना उसको कंट्रीब्यूट करना है उस तरीके से दिया हुआ है। आंसर की दिया हुआ है, आंसर की मतलब करेक्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं, और उसका फाइनली रिमार्क्स दिया हुआ है। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन वाइज मार्किंग स्कीम। देन क्वेश्चन वाइज एनालिसिस टेबल, करेक्ट कितना परसेंट था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स कैसा था। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टैबुलर फॉर्म टू शो द क्वेश्चन वाइज एनालिसिस टेबल. Thank you for watching. Stay tuned for more videos and do not forget to subscribe and like the channel.